हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। सो दोस्तों, फिलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं क्विक रिकैप ऑफ आवर 12th सिलेबस। 12th एमएन स्टेट बोर्ड के लिए हमने एक मैराथन सेशन लाया है, मैराथन बैच लाई हुई है। दोस्तों, अगर आप मैराथन बैच का कोर्स खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके केकेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने डाउनलोड किया तो वहां पे आपको मैराथन बैच मिलेगा, जिसमें हम 50 डेज में पूरा सिलेबस थॉरली डिटेल में कवर कर रहे हैं विद ईच एंड एवरी पॉइंट, वो भी पीपीटी फॉर्मेट में। अगर हम बात करें मैराथन बैच की, तो हमने अलग अलग फॉर्मेट में रिवाइज किया है। रेगुलर बैच में डिटेल में पढ़ा था, मैराथन में पीपीटीज बनाए हुए हैं जिसमें हम फास्ट में रिकैप कर रहे हैं। और अभी आज हम जो सेशन देखने जा रहे हैं तो इसमें हम चार्ट चार्ट फॉर्म में चार्ट ड्रॉ करके हर टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं। दोस्तों, इसका बेनिफिट ऐसा होगा कि आपको जितना टाइम है अवेलेबल है उतने टाइम के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। अगर आप 12th के स्टूडेंट अभी तक नहीं हो, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर आपकी एग्जाम है, तो डेफिनेटली आप रेगुलर लेक्चर बाय करोगे और डिटेल में देखोगे, ठीक है। और अगर आप एक के एग्जाम को 2-3 महीने बाकी है तो आप मैराथन कोर्स, मतलब 1.5-2 महीने बाकी है तो भी आप मैराथन कोर्स परचेस करके कोर्स देख सकते हो फटाफट लेक्चर। क्योंकि दोस्तों, मैंने लेक्चर पे बहुत बड़े नहीं रखे हुए, 30 to 40 मिनट्स का ही सेशन रखा हुआ है। इवन दो आपके एग्जाम को 2 मंथ्स भी बाकी हो गए तो भी आप वो सब कुछ कवर कर सकते हो। मैंने वो 50 डेज के लिए हुए, 50 डेज मतलब हाफ हाफ आवर का सेशन था तो 25 घंटे हुए सिर्फ। तो अगर आप डेली बेसिस पे एक एक घंटा अगर आपने टारगेट रखा, मतलब दो दो एपिसोड अगर आपको देखने हैं, तो भी आप 25 दिन में, मतलब प्लस माइनस करके एक महीने में, 1 मंथ में आप पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और इसके आगे हम उसमें एडिशन करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन। यस दोस्तों, मतलब डिटेल में भी देख लिया, पीपीटी फॉर्म में भी कवर कर लिया, उसके बाद चार्ट भी ड्रॉ कर लिया और क्वेश्चन आंसर भी देख लिया, तो मार्क्स जाने का कोई स्कोप भी नहीं है। और हाँ, इसके साथ एडिशनली मार्क्स ना जाने के लिए हमने टेस्ट सीरीज रखी हुई है। चैप्टर वाइज टेस्ट तो आप दे ही सकते हो, उसके साथ साथ आपके लिए ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट भी रखी हुई है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स से, फिल इन द ब्लैंक से, एमसीक्यूज जो भी है, वो सब चीजें कवर हो जाएगी इसमें, ठीक है। सो दोस्तों, ये सब कुछ मिल रहा है तो फिलहाल मतलब आप कोर्स तो परचेस करना ही करना, लेकिन आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये जो 12th ओसीएम का सीरीज नंबर 3 है, इसका हम आज क्विक रिवीजन देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी 12th ओसीएम सीरीज 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ट्वेल्थ ओसीएम सीरीज 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, चलो अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन मतलब एक ओवरऑल ऊपर ऊपर देख लेते हैं। चार्ट में पहला पॉइंट आएगा इंट्रोडक्शन। और जैसे कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि एग्जाम अगर आपके कुछ दिनों पे है और आप रिवाइज करना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो एंटरप्रेन्योरशिप जब भी आएगा तो आपको ये लिखना ही है, फुल टाइम जॉब है, इसमें हार्ड वर्क लगता है, डेडिकेशन लगता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स आर इन्वेंटर्स, दे आर ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर, डिसीजन टेकर, रिस्क टेकर, सब कुछ है। यही ओनर है, यही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यही मार्केट क्रिएट भी कर रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं, और ऑफ कोर्स रिस्क उठाने वाले लोग होते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर इज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर इज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो बाकी के तीनों, लैंड, लेबर, कैपिटल, साथ में लाता है, रिस्क उठाता है, बिजनेस करता है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या है देखो, इन 16th century the entrepreneur was used by Frenchman to denote man leading in military expedition. So ठीक है, 16th century में ये वर्ड यूज हुआ था entrepreneur। उसके बाद वो फेमस हुआ, 18th century में यूज किया, वगैरह वगैरह वगैरह। आई डोंट थिंक सो दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है।
तो ये था हिस्ट्री। जो इंपॉर्टेंट है हम उसी पे टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंसेप्ट। कंसेप्ट दिए, देखते हैं कंसेप्ट। यस, सो entrepreneur की कंसेप्ट। Economists never had a consistent definition of entrepreneur or entrepreneurship or entrepreneur. So entrepreneur come from the French verb entrepreneur. क्या है? Entrepreneur. So entrepreneur ये क्या है? ये वर्ड स्पेलिंग के साथ ठीक से देख लो, ये काम में आने वाली चीज है आपके, ठीक है। सो entrepreneur ये फ्रेंच वर्ब से आया है। कि नॉर्मली अपने दिमाग में क्या आता है, इटली से आया होगा, इटालियन वर्ड होगा, फ्रेंच, तो ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड वगैरह भी आता है ऑप्शन में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डू रिमेंबर, सो दिस इज केम entrepreneur कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड entrepreneur। आई एम रिपीटिंग स्पेलिंग ऑफ entrepreneur, entrepreneur, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक। सो entrepreneur का मतलब क्या है, entrepreneur कंसेप्ट का मतलब दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है आगे। अ पर्सन who start a business and is willing to risk loss in order to make money. Okay, entrepreneur मतलब ऐसा पर्सन है who start a business, जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, willing to risk loss, जो लॉस उठाने की, रिस्क लेने के लिए तैयार है, इसलिए in order to make money, of course पैसे कमाने के लिए, लॉस भी हो सकता है, ये रिस्क उठाने के लिए जो तैयार है उसे, ठीक है। सो बिजनेस और रिस्क ये वर्ड तो साथ में आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जिसमें रिस्क नहीं है, रिस्क कम होती है, ज्यादा होती है, रिस्क तो होती है। रिस्क फ्री बिजनेस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ ये इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज द परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्स कंट्रोल। सो एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। या फिर चलो हम थोड़ी सी दूसरी वाली डेफिनेशन देखते हैं जो इससे भी इजी जाए। Entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money. Okay, entrepreneur कौन होता है? एक पर्सन होता है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, विलिंग टू रिस्क लॉस, किस लिए? इन ऑर्डर टू मेक मनी। अरे सर अभी अभी है, यही तो देखा था आपने। यस दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन पे क्यों लाया मैंने आपको, क्योंकि मीनिंग में भी सेम था और डेफिनेशन में भी आ गया। वेबस्टर डिक्शनरी, नाम भी याद रखना, वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ entrepreneur। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ entrepreneur या entrepreneurship? entrepreneur, entrepreneur, ठीक है। अब 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया बच्चों, इसमें क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डिलीट किया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है, ये तो देख लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ओके, सी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज मींस, देखो अगर एंटरप्रेन्योर है तो ऑफकोर्स उसको उसका इंटेलेक्ट, उसको नॉलेज यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसलिए इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जहां पे यूज की जाती है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर की। सो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफकोर्स ये क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए, जिसका अच्छा इंटेलिजेंस है, अच्छा नॉलेज है, जो अच्छे से सोच सकता है, जो क्रिएटिवली थॉट प्रोसेस रखता है, वही पर्सन एंटरप्रेन्योर। सो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। नेक्स्ट इज फ्यूचर विजन।
नेक्स्ट इज फ्यूचर विजन। फ्यूचर विजन तो ऑफ कोर्स भाई, जिसको फ्यूचर का विजन है, जो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है कि 2 साल के बाद कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, लोग क्या खरीदेंगे, 5 साल के बाद कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो ऐसा लॉन्ग विजन रखता है, फ्यूचर विजन रखता है, वही पर्सन ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर बनता है यार। सो एंटरप्रेन्योर शुड हैव गुड फोरसाइट, उसके पास अच्छा फोरसाइट होना चाहिए, सो दैट ही कैन एक्सपेक्ट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। तो फ्यूचर में मार्केट का सिचुएशन क्या रहेगा, एग्जैक्टली क्या चेंजेस हो गए मार्केट में, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये सब सोचने के लिए अच्छा फ्यूचर विजन होना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो भाई कूट कूट के भरा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर है ही नहीं कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया और कस्टमर की लाइन लग गई। ऐसे कभी नहीं होता यार। फिर वो अंबानीज हो, टाटाज हो या बिरलाज हो या कोई भी हो, कभी नहीं होता कि बिजनेस स्टार्ट किया और सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ता है, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड, इट इज मोर नेसेसरी व्हेन न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब हम न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेंचर बड़ा होने के बाद ठीक है, आप कर सकते हो कि भाई आपकी टीम बड़ी है, वो काम कर रहे हैं, आप इतना एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जब बात है एक्टिव का, मतलब एटलीस्ट बिजनेस के स्टार्टिंग की, तो बिजनेस के स्टार्टिंग लेवल में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने पड़ते हैं दोस्तों। आज भी आई डोंट नो रियलिटी, बट ऐसा न्यूज के हिसाब से जो फिर मैंने उड़ते उड़ते सुना हुआ है, आज भी मुकेश अंबानी जी 18 घंटे काम करते हैं आउट ऑफ 24 आवर्स। सो भाई हार्ड वर्क खत्म नहीं हो रहा। नाउ ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इंडिया में तो है ही है, एशिया में तो है ही है, वर्ल्ड के भी टॉप रिचेस्ट में उनका नाम आता है। बट आज भी वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। फिर इलॉन मस्क ले लो या कोई भी पर्सन ले लो, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर हो तो हार्ड वर्क इज, यू हैव टू डू इट। सो लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ेगा। मेनी टाइम्स ही हैज टू हैंडल मेनी एरियाज ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के बहुत सारी चीजें हैंडल भी करनी पड़ेगी। सो हार्ड वर्क इज मस्ट। नेक्स्ट इज टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज ओके, सी, देखो बच्चों, बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योर को उसके बिजनेस का अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। सो और दूसरी बात, अगर टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो, बट एंटरप्रेन्योर में वो एबिलिटी होनी चाहिए टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो रही है, जो भी चेंजेस होते जा रहे हैं, उसके बारे में वो चीज अडॉप्ट करने की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। अभी मान लो कि मैं अभी आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, मानने की जरूरत ही नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है सब कुछ। अभी ये जो सेटअप है आप देख रहे हो कि भाई ये आगे टेबल है, पीछे बैकग्राउंड है, ये बाजू में स्क्रीन है, मैं उस पर लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है, तो इतना डिजिटलाइजेशन कैसे हुआ। अगर मैं किसी पर्सन को अपॉइंट करूँ, मान लो वट एवर द सैलरी, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 सैलरी देती जो भी है, और किसी परमानेंट टेक्निकल पर्सन को अपॉइंट कर लिया, अगर वो एक भी दिन क्लास में नहीं आया, एब्सेंट हो गया, उसको कोरोना हो गया, 15 दिन क्वारंटाइन हो गया, तो मुझे क्लास को छुट्टी देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम। लेकिन एंटरप्रेन्योर को ऐसा नहीं चलेगा। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो ही शुड हैव द गुड टेक्निकल नॉलेज। तो उसको भी उसके बिजनेस में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह यूज हो रही है, उसका अपडेटेड अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में बेसिकली एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है यार। सप्लायर के साथ डील करना है, वहां से रॉ मटेरियल लाना है, कस्टमर के साथ डील करना है, उसको कन्विंस करना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। फंड की रिक्वायरमेंट पड़े तो शायद से क्रेडिटर के साथ, और वी कैन से बैंक के साथ भी डिस्कस करना पड़ सकता है। अभी एम्प्लॉयज से काम करवा के लेना है इफेक्टिवली, तो एम्प्लॉयज के साथ भी डिस्कस करना है। तो इतने लोगों के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल वैसे तगड़ा होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए। सो ही मस्ट बी, मतलब देखो, कस्टमर है, सप्लायर है, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, सबके साथ डिस्कस करना है। ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड स्ट्रेटेजीज इफेक्टिवली। तो उसके माइंड में जो भी आइडियाज है, उसको वो इफेक्टिवली दूसरे के भेजे में घुसाते आना चाहिए, दूसरे को समझाते आना चाहिए, कन्विंसिंग पावर चाहिए।
बोले तो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। हाईली, अरे एच रह गया क्या? यस यस। सो हाईली ऑप्टिमिस्टिक मतलब हाईली पॉजिटिव, हाईली होपफुल। सो हमेशा उसको होपफुल और कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। देखो, पॉजिटिव सोचने की से ऑप्शन नहीं है, कोई भी बिजनेस हो कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। सो मार्केट सिचुएशन में बहुत बार फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है, बट ऐसे सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर के पास हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और हमेशा उसने यही सोचना चाहिए कि अभी उठ के खड़े कैसे रहना है, बाउंस बैक। दोस्तों, अगर हम बात करें बिजनेसेस की, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। इवन वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन जो इलॉन मस्क है, उनका भी एग्जांपल अगर आप देख लो तो इन्होंने भी लाइफ में बहुत सारे फेल्योर फेस किए हुए हैं। फेलियर मतलब ऐसे फेलियर फेस किए हैं कि वंस अपॉन अ टाइम ऐसा था कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवाला निकल जाएगा, रास्ते पे आ जाएंगे, ऐसी सिचुएशन थी। और वहां से जो बाउंस बैक किया है, तो आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के रैंक में वो आते हैं, ठीक है। सो हाईली ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक विजन होना चाहिए बिजनेस में, कितना भी फेलियर क्यों ना। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, जिसको रिस्क बियर करने की कैपेसिटी नहीं है ना, वो सीधा जाके जॉब कर लेगा, वो क्यों एंटरप्रेन्योर बनेगा। एंटरप्रेन्योर बनना है तो भाई रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक कैलकुलेटेड रिस्क, लेकिन ये भी बात है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ठीक है। सो कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या? अभी फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि कोई चीज है, उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो मैंने 2 लाख का माल खरीद लिया, मेरे पास जितना पैसा था मैंने 2 लाख का लिया, ठीक है। लेकिन रिस्क उठाने के लिए एक पर्सन, दूसरे मेरे दोस्त ने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने लोगों से पैसे उठा उठा के 20 लाख का माल खरीद लिया, और एक्चुअल में उसके प्राइसेस बढ़े ही नहीं। भाई, उसकी वाट लग गई, दिवाला निकल गया, कुछ भी बचा ही नहीं उसके पास। भाई, अगर आपके पास पैसा हो तो उठाओ, ऐसा कुछ नहीं 20 लाख की रिस्क बड़ी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 20 लाख बहुत बड़े होते हैं, समझ रहे हो। तो रिस्क बियर करने की जिसकी उसकी कैपेसिटी होती है, फिर वो 20,000 हो या 20 करोड़, तो जैसी कैपेसिटी है वो हिसाब से कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। इवन तो वो लॉस में भी जाए तो भी हमें सर्वाइव करते आना चाहिए, ठीक है। सो ही इज ऑल्सो रेडी टू फेस चैलेंजेस every and new and also find new opportunities, of course. Next is self confidence. Self confidence, yes. So दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंटरप्रेन्योर को सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ेगा बिजनेस में गोल अचीव करने, और खुद को तो क्या, उसको पूरी टीम को मोटिवेट करना है। सो मोटिवेशन कीप्स हिम स्ट्रांग, मोटिवेशन के लिए स्ट्रांग रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, क्योंकि बिजनेस में ऑब्स्टेकल तो आएंगे ही आएंगे, बैरियर आएंगे ही आएंगे, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। बट ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉय को, सॉरी, एंटरप्रेन्योर को सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद को कॉन्फिडेंट मेंटेन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो अपने सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। 25% रिड्यूस्ड सिलेबस में ये कट हो चुका है, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हुआ भाई, बड़ा था, 10-12 पॉइंट खत्म हो गए। लेट मी राइट हियर क्वालिटीज जो डिडक्ट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे क्या है चैप्टर में, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ओके। सो एंटरप्रेन्योर के कौन से फंक्शन है? फर्स्ट इज इनोवेशन। अरे यार, इनोवेशन तो बेसिक पार्ट है, और इनोवेशन तो बनता है, अगर आपने कुछ नया नहीं ढूंढ निकाला तो आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बोला जा सकता। सो देयर मस्ट बी इनोवेशन, कुछ तो नया ढूंढ निकालो। सो वो इनोवेटर होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बेसिकली इनोवेटर होता है, ठीक है। इन्वर्टर नहीं रे, इनोवेटर, तो मतलब कुछ नया ढूंढ निकालने वाला। सो ही इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो जो प्रोडक्शन
ये तो नया नया कुछ तो भी ढूंढ के निकालता है एंटरप्रेन्योर। सो इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग्स चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक तो एंटरप्रेन्योर न्यू प्रोडक्ट ढूंढ के निकालेगा, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज करेगा, या फिर वही प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेके जाएगा, कुछ तो नया करेगा। ठीक है, सो कुछ तो नया करना है जिससे किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। देखो बच्चों, अभी फॉर एग्जांपल ये लाइट है। अब ये जो लाइट देख रहे हो आप, स्टडी लैम्प, वी कैन से स्टडी लैम्प। ये स्टडी लैम्प की जरूरत मतलब क्यों सेल क्यों हुआ? स्टडी लैम्प जिस भी कंपनी ने बनाया, फॉर एग्जांपल फिलिप्स, तो फिलिप्स ने स्टडी लैम्प सेल करके पैसे कमाए। व्हाई? बिकॉज स्टडी लैम्प की वजह से किसी ना किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। किसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? आपके जैसे स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रात को 12 1 2 बजे तक, रात को या अर्ली मॉर्निंग में आप स्टडी के लिए उठते हो, लेकिन हर एक के लिए सेपरेट रूम नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को सोना है, बट आपको स्टडी करना है, पूरे रूम की लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बस आपके बुक के ऊपर लाइट होना चाहिए। ये जो नीड थी, ये जो प्रॉब्लम था, ये सॉल्व करने का काम किया स्टडी लैम्प ने, इसलिए सॉल्व हुआ, इसलिए ये सेल हुआ और इसने अच्छा खासा कमाया। ओके, तो ये इनोवेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। ये तो बल्ब सबको पता था, बल्ब लगता है, लाइट लगता है, सबको दिखता है, मतलब बहुत साल पहले उसका भी इनोवेशन किया था, लाइट का इनोवेशन। बट फिलहाल एक स्टडी लैम्प ये भी इनोवेशन है। ओके, सो ऐसा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड फंक्शन इज determination of objectives. Okay. See, entrepreneur has to determine the aims and objective of business. Of course, entrepreneur को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि एग्जैक्टली बिजनेस का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म विजन भी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं, उसमें भी कौन सा प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी पे पूरा करना है, तो ये सब एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। सो ही हैज टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, एंटरप्रेन्योर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मार्केट डेवलप करना। सो ही हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस। सो अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको मार्केटिंग कैसे करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे वो पहुंचाए। सो ही कैन कंडक्ट सर्वे और रिसर्च टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स डिमांड। सो कस्टमर की डिमांड समझने के लिए एंटरप्रेन्योर को सर्वे भी करना पड़ सकता है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर का एक काम है कि उसको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज न्यू टेक्नोलॉजी। यस, सो दोस्तों ऑफ कोर्स हमेशा इन्वेंशन होता रहता है, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी निकलती रहती है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर आप नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, लेटेस्ट चीजें यूज करते हो तो डेफिनेटली इसके वजह से बिजनेस में ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड रिलेशंस। गुड रिलेशन, भाई किसके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं एंटरप्रेन्योर को? ऑफ कोर्स ऐसे लोगों के साथ जिनका जिनका काम पड़ेगा बिजनेस के साथ। तो फिर वो कस्टमर भी हो सकते हैं, फिर सप्लायर हो सकते हैं, फिर एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या क्रेडिटर हो सकते हैं, जो भी है सबके साथ गुड रिलेशन मेंटेन रखना ये ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एफिशिएंट रिलेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है, सुपीरियर या उनके जो सबऑर्डिनेट्स है, उनमें अगर रिलेशन अच्छा हो, अगर उसमें हार्मनी मेंटेन हो, तो डेफिनेटली बिजनेस में एक पॉजिटिविटी क्रिएट रहेगी और उससे ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। अरे भाई, अगर बिजनेस में लैंड, लेबर, कैपिटल बोले तो पैसा,
पैसा नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा? सो एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट द डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उसमें से कौन सा रिसोर्स यूज किया जाए, फाइनेंस कहाँ से लाया जाए, कितना फाइनेंस लाया जाए, ये सब डिसीजन भी एंटरप्रेन्योर का है। तो उसको सोचना पड़ेगा कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कितना चाहिए, तो इक्विटी ऑप्शन है, डिवेंचर ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, ये सब एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टेकिंग डिसीजंस। अरे यार, डिसीजन लेना ये तो उसको ही करना पड़ेगा, टेकिंग डिसीजंस। सो बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो डिसीजन लेते टाइम डिसीजन शुड बी टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन शुड बी टेकन। सो डिसीजन टाइमली भी होनी चाहिए, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। मैंने बहुत समझ कर डिसीजन लिया, सोच समझ के, लेकिन उसके लिए 15 दिन लगा दिए, डिले कर दिया, तो कोई काम का नहीं है वो डिसीजन। सो टाइमली भी होना चाहिए, करेक्ट भी होना चाहिए। ये डिसीजन अगर आपने ले लिया परफेक्ट टाइम पे, तो डेफिनेटली आप जल्दी ही विनर बन सकते हो, दैट इज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ओके, सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओके, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर के बाद आगे दिया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यस, इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या है, देखो ईडीपी, ईडीपी मतलब आगे आएगा। सो उसमें सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब क्या। अभी नाम में ही है ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है। एंटरप्रेन्योरशिप एक कैपेबिलिटी होती है ना, एंटरप्रेन्योर तो एक पर्सन होता है, लेकिन उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एक क्वालिटी होती है, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो ये पर्पसफुल एक्टिविटी है जो कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंडक्ट कर रहा है to initiate, maintain and aggrandize profit by production, distribution of economic goods and services. सो एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा एक्टिविटी है जिसमें एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर एफर्ट ले रहे हैं इनिशिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और बढ़ाने के लिए। एग्रेंडाइज मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज द प्रॉफिट। कैसे बढ़ाएंगे? बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स का प्रोडक्शन करना और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करना और उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सब एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। लेट्स सी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, उसी में प्रोसेस, उसी में ट्रेनिंग है। ओके, मीनिंग, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इज इनोवेशन। बहुत सारे पॉइंट कॉमन भी है, सेम सेम है, तो आपको उतना काम इजी हो जाएगा आपका याद रखने के लिए। इनोवेशन, सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए ऑफ कोर्स इनोवेशन तो होना चाहिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन। देखो, अगर न्यू कॉम्बिनेशन बनाना है प्रोडक्ट का स्पेक्ट्रस ऑफ प्रोडक्शन यूज करके, या फिर न्यू प्रोडक्ट डायरेक्टली डिस्कवर करना है, सो न्यू प्रोडक्ट अराइव इन द मार्केट, यूज न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो न्यू प्रोडक्ट ला मार्केट में, या फिर नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज की, या फिर डिस्कवर न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर रॉ मटेरियल का न्यू सोर्स ढूंढ के लाया, या न्यू मार्केट ओपन किया फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब एक तो सेम मार्केट में नया प्रोडक्ट बनाया, या फिर सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में सेल किया, इट इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। तो ये इनोवेशन इज मस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप का। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक तो होना ही चाहिए ना भाई, मतलब पेट तो भरना ही चाहिए ना। अभी देखो, मैं फ्री में कुछ बना रहा हूँ और सबको बांट, फ्री में मतलब मेरा इंटेंशन कमाने का नहीं है, वो चीज मैं प्रोड्यूस करता हूँ, बनाता हूँ, सबको फ्री में दे देता हूँ। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है मेरे भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर एज पर देयर नीड्स, मतलब कस्टमर की जो नीड है वो हिसाब से नया प्रोडक्ट अवेलेबल करवाओ। ही फील्स द नीड ऑफ हिज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, सो एंड एज वेल एज इन एक्सचेंज ऑफ अर्न बेटर लाइवलीहुड।
सो लोगों को कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट की जरूरत है, लोगों ने वो परचेस करना चाहिए, जिसके वजह से एंटरप्रेन्योर कुछ ना कुछ पैसे कमा पाएगा। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आप कोई फ्री में कर रहे हो तो वो आपकी हॉबी हो सकती है, आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो तो आपका वो बिजनेस हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ओके। सो देखो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में क्या है, जहां पे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर साथ में लाए जाते हैं, फिर काम किया जाता है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, सो ऑफ कोर्स बिजनेस में ये किया जाता है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी हैज टू बी कंसिडर टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। सो ऑफ कोर्स अगर कुछ नया प्रोडक्शन करना है तो चारों चीजें एक साथ लानी पड़ती है, एक जगह पे लानी पड़ती है, तब जाके प्रोडक्शन होता है, तब जाके प्रोडक्ट बन सकता है, राइट। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप के पास क्वालिटी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, किस चीज की, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, कलेक्ट करते आना चाहिए, इकट्ठा करते आना चाहिए सबको। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। अरे यार क्रिएटिविटी का तो सवाल ही नहीं आता, कुछ तो क्रिएटिव करो यार, कुछ तो क्रिएटिव करो। ठीक है, जो प्रोडक्ट देखो पहले भी तो शादियां लगी रही थी, शादियां तो पीढ़ियों से लगती आ रही है ना, मतलब आप रामायण महाभारत से देख लो, अभी से देख लो, शादियां तो ऑफकोर्स होते आ रही है, अभी भी हो रही है, कल भी होगी, लेकिन शादी.com ये प्लेटफॉर्म ने जिंदगी बदल दी। नहीं नहीं मेरी नहीं बदली भाई, मुझे तो डायरेक्टली बिना शादी.com तक पहुंचे ही लड़की मिल गई, लेकिन शादी.com ने जिंदगी बदल दी। उन्होंने क्रिएटिव एक्टिविटी की, ऐसा क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे दूल्हा दुल्हन मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को मिलकर बात कर सकते हैं और उनके लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं। सो ये क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटी। सो ये क्रिएटिव एक्टिविटी की वजह से आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस हो गया। ठीक है, सो क्रिएटिविटी इज इसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक आप में क्रिएटिविटी नहीं है, आप कुछ अलग नहीं कर पाते, तब तक आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। नेक्स्ट इज मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, ओके। सी एंटरप्रेन्योर ऑफ कोर्स एक सक्सेसफुल लीडर होना चाहिए। सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए ऑफ कोर्स पैशन लगता है, एंड डूइंग समथिंग न्यू देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योर बनने के साथ साथ आप में जोश होना चाहिए कुछ नया कर दिखाने का। So leadership and managerial skills are most important facets of entrepreneurship. So entrepreneurship में leadership मतलब एक लीडर होना चाहिए अंदर, उसके अंदर छुपा हुआ जो इन दूसरों से काम करवा के ले सके, सब चीजें इकट्ठा कर सके, ऑर्गेनाइजेशन कर सके, प्रोडक्शन कर सके, मतलब करवा लेना है, उसके लिए भी स्किल लगती है, लीडरशिप स्किल्स। ओके, सो ये मैनेजरियल स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योर को ही पूरा बिजनेस लीड करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज स्किलफुल मैनेजमेंट। स्किलफुल मैनेजमेंट, अरे यार मैनेजमेंट के सिवा बिजनेस रन कैसे होगा, ये तो बहुत काम की चीज है। सो सक्सेस ऑफ ऑन एनी एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी एंटरप्रेन्योर का सक्सेस डिपेंड है किस पे, ऑन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करते हो, लेबर्स को कैसे मैनेज करते हो, ये सब चीज पे डिपेंड होता है बिजनेस का सक्सेस। सो स्किलफुल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। अरे भाई रिस्क बियरिंग तो कितने बार आ रहा है, तो अच्छी बात है ना सर, हम एक ही पॉइंट याद रखेंगे और कुछ भी पूछा तो चिपका देंगे अपने लिए, तो अच्छी बात है। रिस्क बियरिंग, सो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। सो अनसर्टनिटी तो बिजनेस में होती ही है, और वो अनसर्टनिटी ऐसी है कि उसका इंश्योरेंस नहीं निकाला जा सकता, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो ये तो रिस्क है, तो इसका कोई इंश्योरेंस होता है, ऑफकोर्स नहीं होता। जिंदगी का लॉस हो जाए तो ऑफकोर्स LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आपके साथ है, लेकिन
बिजनेस में अगर लॉस हो जाए तो उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो ऐसी रिस्क होती है जो कोई इंश्योर्ड नहीं की जा सकती। सो एंटरप्रेन्योर को ऑफ कोर्स रिस्क उठानी पड़ती है। सो इन ऑर्डर टू कंबाइन देम, the two are risk bearing agent in production. Okay, so production में of course there are risk bearing product set, there are risk bearing things in the business. So risk उठाते आना चाहिए, हैंडल करते आना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज अनसर्टन बिजनेस। अनसर्टन प्राइसेस, फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ भी होता रहता है, फ्यूचर किसी को नहीं पता, तो ये रिस्क हमेशा होती है। नेक्स्ट इज लास्ट, गैप फिलिंग फंक्शन। लास्ट, गैप फिलिंग फंक्शन। ओके, सो गैप फिलिंग फंक्शन, किस चीज का गैप फिल अप करना है भाई? सो देखो, द entrepreneur job is to fill the gap or make up deficiency which always exist in the knowledge about the production function। कस्टमर को पता ही नहीं प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, तो जो गैप होता है प्रोडक्शन फंक्शन के, नॉलेज अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, ये गैप फुलफिल करने का सबसे बड़ा काम होता है एंटरप्रेन्योर का। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप की हमने अभी जस्ट कंप्लीट कर ली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ही दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेट, कैसे डेवलप किया जाए। चलो माना की भाई मुझे किसी पर्सन को एंटरप्रेन्योर बनाना है, ओके, घडवायचं आहे त्याला, तो उद्योजक नाही आहे पण त्याला उद्योजक म्हणून घडवायचं आहे, कसं करणार? त्याच्यासाठी ऑप्शन आहे ट्रेनिंग आणि ईडीपी, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर ऐसा कभी होता है किसी को ट्रेनिंग दिया और वो एंटरप्रेन्योर बन गया? आंसर इज यस। दोस्तों, हम जितनी भी चीजें लेके आते हैं सब जन्म से नहीं लेके आते। अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, टीचर बन गया, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है, चलो माना कहीं ना कहीं टैलेंट होगा, अगर मैं जब मेरा बर्थ हुआ तब से टैलेंटेड था, मान लिया, टीचिंग की स्किल थोड़ी थी यार, टीचिंग की स्किल मेरे अंदर नहीं थी। जैसे मैंने टीचिंग स्टार्ट किया तब जाके स्टेप बाय स्टेप में ये चीज सीखा, तो ये चीज मैंने अडॉप्ट की, मैंने सीख ली। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो हम सीख सकते हैं, वो जो बाय बर्थ नहीं होती। ओके, सो पहले ऐसा बोला जाता था, ट्रेडिशनल स्कूल मतलब पहले की सोच थी ऐसी, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। एंटरप्रेन्योर जो जन्म लेते हैं ना, मतलब जो बाय बर्थ एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो ऐसे बनाए नहीं जा सकते, किसी को एंटरप्रेन्योर बनाए नहीं जा सकता। बट वेयर मॉडर्न ऑब्जर्वेशन मेंशन दैट some entrepreneur may be born but large number of them can be made by education and training। हाँ, ये बात मानी कि कुछ लोग पहले से entrepreneur होते हैं। अगर हम बात करें वॉरेन बफे who is the one of the richest person in the world again। so जो जिनकी एज जब 7 साल की थी, 7 साल के थे तब वो सलून में उन्होंने गेम दिया था चलाने के लिए कि ये गेम चलाओ और इससे आप पैसे कमाओगे, और ऐसा करते करते जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, 11 या 13 साल के, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्टली। तो इतने पहले से वो ये काम करने लगे थे, मतलब वो जो कोको कोला की बोतल आती थी ना, तो बोतल फोड़ने के बाद वो जो ऊपर क्या बोल सकते हैं उसको, ढक्कन जो आता था, कैप, तो वो जो बोतल की कैप कलेक्ट करके वो बेचते थे, तब से उनके माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड था, एंटरप्रेन्योर वाला माइंड था। सो सम एंटरप्रेन्योर्स वर बॉर्न, माना, बट nowadays in modern management few person can be made, or we can say large number of people can be made as an entrepreneur by education and training। दोस्तों, विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वन ऑफ द रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी इन अवर कंट्री। सो अगर आपने देखा होगा कभी उनका चैनल, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ही तो काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, वो लोगों को बिजनेसमैन बना रहे हैं, उनका बिजनेस बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? ऑफकोर्स ट्रेनिंग से या एडीपी से। ठीक है, सो बेसिकली ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज प्लान्ड, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट, परवासिव एंड मॉनिटर टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस। ओके, बेसिकली ट्रेनिंग होता क्या है? आपका भी किसी ना किसी चीज का ट्रेनिंग हुआ होगा, हर पर्सन का ट्रेनिंग होता है भाई, बस अलग अलग चीज में होता है। ठीक है, सो अगर आपकी सिस्टर वगैरह होगी, आपने देखा होगा घर में, वो एक टाइम के बाद, एज के बाद उसको घर में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको घर के भी सब काम आने चाहिए। तो काम आने चाहिए इसलिए मम्मी उसको सिखा रही है, ये क्या है? ट्रेनिंग। ठीक है,
अभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, इसलिए मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ये क्या चल रहा है? ट्रेनिंग चल रहा है। ओके, सो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक स्कीम है, स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिस प्लान, जो प्लान होती है सिस्टमैटिक है, कंसिस्टेंट है, परवासियों मतलब उसमें सब चीजें इंक्लूड की होती है, मॉनिटर मॉनिटर भी किया जाता है कितना इफेक्टिवली वो वर्क कर रहा है। ओके, इट इज इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग इज वेरी मस्ट। सो ट्रेनिंग ब्रॉडन्स द विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ट्रेनिंग की वजह से एंटरप्रेन्योर का विजन और बड़ा बनता है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा बड़ा विजन बनता है। इट बिल्ड्स द नेसेसरी स्किल्स ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर। इसकी वजह से न्यू मतलब एंटरप्रेन्योर की स्किल्स बनती है। ठीक है, स्किल्स रातों रात में एक दिन में कभी स्किल्स नहीं बनती। सो इट इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स। गुड्स मार्केटिंग कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कंज्यूमर का एजुकेशन कैसे दिया जाता है, मतलब कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फाई रखा जाता है, ये सब चीजों के बारे में नॉलेज दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है। ओके, सो ट्रेनिंग एक्सपोज एंटरप्रेन्योर टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट व्हिच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हिम। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग की वजह से एंटरप्रेन्योर को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, तो डेफिनेटली जिसकी वजह से उस पर अफेक्ट होता है, मतलब उसको उसका इम्पैक्ट होता है, और जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। यस, नेक्स्ट ईडीबी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, सो बेसिकली एक दो चीजें, प्रोसेस ना, ये भी चार्ट में कवर कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, प्रोसेस, और प्रोसेस में मैं नाम लिख के रखता हूं सिर्फ। फर्स्ट इज ट्रेनिंग and another one is EDP, Entrepreneurship Development Program. Okay, yes, so EDP में क्या है देखो, EDP has been defined as program design। प्रोग्राम वो एक नाम में ही प्रोग्राम है ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ऐसा प्रोग्राम है डिजाइन किया जाता है किस लिए? टू हेल्प अ पर्सन इन स्ट्रेंथनिंग हिज एंटरप्रेन्योर मोटिव। ओके, सो जो पर्सन है उसके जो एंटरप्रेन्योर मोटिव है, मतलब वो कुछ चाहता है ना कि भाई बिजनेस में मुझे बड़ा आदमी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसकी ये जो मोटिव है, ये जो उसका टारगेट है, एम है, सो उसको और स्ट्रेंथन करवाता है एडीपी। मतलब देखो, अभी मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ नासिक, ना सिर्फ महाराष्ट्र, बट ऑल ओवर इंडिया में कॉमर्स का एजुकेशन मुझे प्रोवाइड करना है। फिर वो स्टेट बोर्ड का हो, हर स्टेट बोर्ड का एजुकेशन मुझे प्रोवाइड करना है, सीबीएसई का प्रोवाइड करना है, आईसीएसई हो, आईजी हो, जितने भी बोर्ड है, हर बोर्ड में हर कोर्स का नॉलेज मुझे प्रोवाइड करना है, ये मेरा एम है। लेकिन इतना बड़ा सोच मेरा तो नहीं था। मैं सिर्फ सोचता था कि बस यार मेरे पास 20-30 बच्चे आ जाए तो अपना पेट भर जाएगा। लेकिन जब मैंने ईडीपी अटेंड किया तब जाके मेरा इतना एम बड़ा हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से इट स्ट्रेंथन द मोटिव को और स्ट्रेंथ मिलती है, और स्ट्रांगनेस मिलता है, और मोटिव बड़े हो जाते हैं। सो इट हेल्प्स टू पर्सन टू स्ट्रेंथनिंग हिज एंटरप्रेन्योर मोटिव एंड एक्वायरिंग स्किल्स। चलो मोटिव तो बड़े हो गए, बस साथ में I can acquire the skills, entrepreneurship के skills मैं acquire कर सकता हूँ, and capabilities necessary for, इसलिए necessary है for playing his entrepreneurial role efficiently। तो मेरा, अगर मैं entrepreneur ही हूँ तो मुझे जो entrepreneurial role play करना है, तो उसमें मेरा मोटिव और स्ट्रेंथन हो जाए, मैं और स्किल्स जो रिक्वायर्ड है entrepreneur बनने के लिए वो कैच कर सकूँ। इसके लिए जो एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, दैट इज ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, सो ईडीपी फर्स्ट गुजरात में हुआ था 1970s में, जो स्पॉन्सर किया था गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने। भाई मोटा भाई ना काम छे, મોટા ભાઈનું કામ છે, મતલબ રૂપિયાનું કામ છે, રૂપિયામાં બિઝનેસમેન છે, બિઝનેસમેનમાં ગુજરાતી છે, ગુજરાતીના ખૂનમાં બિઝનેસ છે ના? સો ગુજરાતીના ખૂનમાં બિઝનેસ છે, તો ગુજરાતીને ही ये काम शुरू करवाયું છે। 1970 में गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट टाइम ईडीपी स्टार्ट किया था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, सो ईडीपी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। दोस्तों ईडीपी बहुत डिटेल में दिया है, उसके स्टेप्स है, ऑब्जेक्टिव्स है। मैं जस्ट ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ईडीपी में क्या होता है बेसिकली कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अवेलेबल करना है। सो सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, मतलब कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इसमें, ट्रेनिंग पर्सनल, मतलब ट्रेनिंग करने के लिए कौन से पर्सन होने चाहिए, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग कैसे करना है, एक्चुअल ट्रेनिंग दिया जाता है, फॉलोअप लिया जाता है, मॉनिटर किया जाता है।
तो ये सब चीजें आती है ईडीपी में, ये स्टेप्स हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या है ईडीपी का? ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर ग्रोथ करनी है, कंट्री में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनने चाहिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये जो भी चल रहा है ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए चल रहा है। लोगों को खुद के पैर पे खड़ा करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड करना है, ना कि दूसरे की जगह पे एम्प्लॉयड। मतलब वो तो है ही, एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करनी है, बट 140 करोड़ की जनता को कहाँ से जॉब देंगे? उसमें से मान लो 1 करोड़ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है। ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, सो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ेंगे, जब छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे टाउन में जब बिजनेस बढ़ेंगे, रूरल एरिया में भी, तब जाके उसकी भी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है वो भी क्रिएट होगा। एंड वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जो एमएसएमई, दैट इज मीडियम स्मॉल एंड मीडियम स्मॉल एंड लार्ज, एमएसएमई, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो है, स्केल इंडस्ट्रीज, तो उनको वाइडनिंग, उनका बेस बढ़ाना है, इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव है उसके। ठीक है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दोस्तों ये इनिशिएटिव्स दिए हुए, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं। एग्जाम में ये कुछ पूछने के चांसेस कम लगते हैं। ठीक है। बट हम ये तीनों मतलब चीजें देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चलो गवर्नमेंट ने बहुत अभी सिलेबस में बता दिया, एंटरप्रेन्योरशिप बनाने हैं, एंटरप्रेन्योर बनने चाहिए, सब 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 ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि गवर्नमेंट ने क्या किया। तो इसलिए हमें दिया हुआ है रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, उसमें फर्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया। अरे स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ अगर आप न्यूज वगैरह देखते होगे तो आपने देखा होगा, आई थिंक 16 नहीं, 16 जान आई थिंक, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप डे, स्टार्टअप डे 2021 कब का है भाई? 2022 में अभी अभी डिक्लेयर किया आई थिंक स्टार्टअप डे। आई थिंक 16 जनवरी ऐसा कुछ तो भी है। ओके। यस, 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को हमारे पीएम ने अनाउंस किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है। सो ये स्टार्टअप डे डिक्लेयर कर लिया, लेकिन स्टार्टअप इंडिया ये क्या है एग्जैक्टली? सो देखो, स्टार्टअप इज डिफाइन एज, स्टार्टअप मतलब क्या है? एंटिटी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया, ऐसा एंटिटी मतलब ऐसा बिजनेस जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है। विच वॉज ओपन लेस देन 10 years ago, जिसको बिजनेस स्टार्ट करके अब तक 10 साल भी नहीं हुए, एंड हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़, और टर्नओवर 100 करोड़ से छोटा है। सो अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो इंडिया में स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट करके 10 साल भी नहीं हुए, और टर्नओवर 100 करोड़ से भी कम है, तो उसे बोला जाता है स्टार्टअप इंडिया है। मतलब ये बिजनेस स्टार्टअप है, मतलब मेरा बिजनेस 50 करोड़ भी टर्नओवर रहा तो भाई मैं स्टार्टअप हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ। ठीक है। सो इस इनिशिएटिव के हिसाब से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आई मेड प्रोग्राम। आई मेड प्रोग्राम, ये मोबाइल एंड एप्लिक, आई मेड प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट। यस। सो किधर गया फुल फॉर्म इसका? इनोवेशन इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इकोसिस्टम, इनोवेशन इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इकोसिस्टम, आई मेड, एमएडी प्रोग्राम, ये भी लॉन्च किया टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप। सो इंडियन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने के लिए 10 लाख न्यू मोबाइल ऐप स्टार्टअप बनने के लिए ये आई मेड प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद मुद्रा बैंक स्कीम,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर लो इंटरेस्ट मतलब माइक्रो फाइनेंस, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो फाइनेंस दिया जाता है, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो भी लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोगों को। मतलब एज मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, मुझे बस छोटा सा लोन चाहिए, छोटा सा बिजनेस करना है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में भी गवर्नमेंट मुझे लोन देने के लिए तैयार है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, सो इसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा यार, लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं ना, जॉब फाइंड करने वाले, वो जॉब क्रिएटर बन जाएंगे। ठीक है, सो जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर, तो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनाना चाहते हैं, फोकस है उनका स्टार्टअप इंडिया पे। दस गवर्नमेंट वांट टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, इसलिए गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा से ज्यादा मतलब उसको मोटिवेशन देना है। 2016 में बेसिकली प्लान लॉन्च किया। नाउ ये जो प्लान है उसके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, गवर्नमेंट ने ये भी बहुत अच्छा काम किया, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, मतलब स्टार्टअप अगर मतलब नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो थोड़ा इजी कर दिया गया। इवन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जो रैंक होता है कि बिजनेस करना कितना इजी है, तो उसमें इंडिया का रैंक बहुत अच्छा है इन वर्ल्ड। ठीक है, तो जो प्रोसेस है, जो बहुत लंबी प्रोसेस है बिजनेस स्टार्ट करने की, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कर दी। मतलब अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है 17 जगह पे परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेते लेते 6 महीने लग जाएंगे। गवर्नमेंट ने काम सिंपल कर दिया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक ही जगह पे जाओ, फॉर्म डॉक्यूमेंट दे दो, 17 का 17 क्लियरेंस एक ही जगह पे मिल जाएगा, वो भी फास्ट, 15 दिन में, 1 महीने में मिल जाएगा। 6 महीने का काम 1 महीने में हो रहा है, तो बिजनेस इजीली स्टार्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव, भाई सिर्फ बोल के काम नहीं होता ना, फंडिंग भी तो लगता है। तो फंडिंग के लिए सपोर्ट किया, जैसे हमने मुद्रा योजना भी देखा, बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं, तो गवर्नमेंट फंड भी प्रोवाइड कर रहा है नए स्टार्टअप्स के लिए। नेक्स्ट, इंडस्ट्री academia partnership and incubation. Okay, so government is proposing to introduce startup fest to provide pre-incubation training to set up incubator with the help of private sector to launch innovation focused program for students and so on. इंक्यूबेटर, अगर आपने नाम सुना होगा, अगर छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म होते ही उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती, इट में हैपन, कोई कोई नॉर्मल भी होते हैं, बट छोटा जो जस्ट बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, उसको कुछ तकलीफ हो रही है, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, कांच की पेटी में, फिर जाके वो नॉर्मल होता है। बराबर, तो ऐसे ही बिजनेस का होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस स्टार्ट तो हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा, मतलब अच्छे से कमा नहीं पा रहा, प्रॉपरली बिजनेस रन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट उसको हेल्प करता है, उसको इंक्यूबेटर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कांच की पेटी नहीं है फिजिकल, बट एक हिसाब से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, संभाल रहे हैं स्टार्टिंग में बिजनेस को। ठीक है, सो दैट वो धीरे धीरे अगर ग्रो हो जाए, मतलब कांच की पेटी में 2 दिन 5 दिन रख दो तो वो धीरे धीरे बराबर ग्रो होता है ना, वैसे ही बिजनेस को वो सिचुएशन में संभाल लिया जाता है इंक्यूबेटर में। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप के ऑब्जेक्टिव क्या है, 10 लाख करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल क्रिएट करना है, 10 लाख करोड़ का। ठीक है, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, पेटेंट रजिस्ट्रेशन करने की फीस कम करनी है, बैंक्रप्सी कोड इंप्रूव करना है, फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन, सो इंस्पेक्शन से थोड़ा कमी, इंस्पेक्शन में लोगों को झिक झिक होती है, प्रॉब्लम होता है बिजनेस करने में, उससे फ्रीडम मिलना चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए। पहले 3 साल के लिए बिजनेस स्टार्ट हुआ तो पहले 3 साल में अगर प्रॉपर्टी बेच के कुछ गेन हुआ, जिसे कैपिटल गेन बोलते हैं, तो वो भी, उससे भी फ्री करना है। नेक्स्ट, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस, तो कंप्लायंसेस भी सिंपल कर दिए, मतलब लोगों को खुद से ही कंप्लायंस, मतलब लॉ वगैरह फॉलो करते आना चाहिए। टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम, 5 लाख स्कूल को टारगेट करके कम से कम 10 लाख बच्चों को इनोवेशन रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसमें इन्वॉल्व करना है, इंडिया को प्रमोट करना है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया। अब ये स्टैंड अप इंडिया क्या है, नाम से ही समझ रहा है, इंडिया को अपने पैरों पर खड़ा करना है। ओके, सो उसके लिए क्या है एग्जैक्टली देखो, स्टैंड अप इंडिया ये बेसिकली बना हुआ है एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए, और स्पेसिफिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ओके, सो ये बना हुआ है स्पेसिफिकली एससी एसटी, मतलब जो ट्राइबल कास्ट, जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल, आई डोंट रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ एसटी, तो एससी एसटी के जो लोग होते हैं, या फिर वुमन एंटरप्रेन्योर, मतलब जो कोई लेडी है बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उसके लिए ये फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, सो
ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंड अप इंडिया का? टू फैसिलिटेट लोन अप टू 10 लाख to 1 crore, at least one scheduled caste or one scheduled tribe borrower, and at least one woman borrower per bank branch for setting up greenfield enterprise. क्या बात है? सो लोन देना है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, ठीक है। कम से कम हर ब्रांच में, बैंक जो बहुत सारे ब्रांचेस है ना बैंक की, तो हर ब्रांच में कम से कम एक एससी कैटेगरी के पर्सन को, एक एसटी कैटेगरी वाले पर्सन को, और कम से कम एक वुमन एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहिए पैसा 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, जो ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज क्या है? बेसिकली ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज मतलब जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक बिजनेस वगैरह नहीं स्टार्ट किया। सो लोन अंडर स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। सो ग्रीनफील्ड मतलब क्या? फर्स्ट टाइम वेंचर, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, आज तक जिन्होंने बिजनेस नहीं किया है, तो ऐसे लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सो अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप में वगैरह बना रहे हैं तो उसमें से कम 51% शेयर होल्डिंग ये एससी एसटी कैटेगरी के पर्सन के पास या फिर वुमन एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। ओके, सो एससी एसटी कैटेगरी वाले पर्सन और वुमन एंटरप्रेन्योर एलिजिबल है लोन के लिए, ग्रीन फील्ड के लिए। ओके, लोन का अमाउंट रहेगा 10 लाख से लेकर 1 लाख तक ऑफकोर्स। लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? इधर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस, ठीक है। लोन, साइज ऑफ लोन 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल वुमन एंटरप्रेन्योर आई बिजनेस का प्रपोजल लेके कि मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितना कॉस्ट है, उसका 75% तक का लोन प्रोवाइड करना है अंडर स्टैंड अप इंडिया। इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, सो MCLR प्लस 3%। MCLR मतलब वो एक मिनिमम रेट होता है जो RBI वगैरह चार्ज करती है, उसमें 3% ऐड किया जाता है, तो एग्जैक्टली इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रीपेमेंट 7 साल के अंदर रीपेमेंट करना है। लोन इज रीपेबल इन 7 years विद मैक्सिमम पीरियड ऑफ 18 months, मतलब आगे भी 18 months बढ़ा के दिया जा सकता है। ओके, वर्किंग कैपिटल अप टू 10 lakhs, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, तो 10 लाख तक का लिमिट है। नेक्स्ट इज एग्रो टूरिज्म, लास्ट इनिशिएटिव टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज एग्रो टूरिज्म। नाम से ही समझ रहा है, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर और टूरिज्म, और टूरिज्म तो हमें पता ही है, हम छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते ही जाते हैं, राइट। सो रूरल एरिया को देखने का नया तरीका, खेती को देखने का नया तरीका एज अ टूरिज्म। देखो दोस्तों, सो बेसिकली एग्रो टूरिज्म है क्या? डायरेक्ट डेफिनेशन पे आता हूँ। एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट, ये ऐसा आइडिया है जिसमें अर्बन रेसिडेंट जो है उनको लाना है टू रूरल एरिया, किस लिए? फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। तो जो नॉर्मली सिटी में बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन पैसा है, शांति नहीं है, तो शांति के लिए वो कहीं ना कहीं शांत प्लेस पे जाना चाहते हैं। तो ऐसे जो सिटी के लोग हैं उनको लेजर मतलब आराम के लिए, लेजर ट्रैवल और स्पेंडिंग के लिए रूरल एरिया में लाना है। ये बेसिकली कंसेप्ट है एग्रो टूरिज्म का। ओके, सो एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र जो है, in the state of Maharashtra is the pioneer state to develop and promote agro tourism। तो एग्रो टूरिज्म में सबसे टॉप पे महाराष्ट्र स्टेट ही आता है। सो एग्रो टूरिज्म, एग्री टूरिज्म या फिर एग्रो टूरिज्म जो भी है, तो उसमें क्या आता है? एग्रीकल्चरली बेस्ड ऑपरेशन और एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स विजिटर टू अ फार्म। सो विजिटर्स को फार्म पे लाना है, उनको दिखाना है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। सो बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैसी होती है, उसमें क्या क्या किया जाता है, इसके साथ साथ लेजर टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करवाना है, उसमें एंजॉय भी है। सो बिजनेस प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉय, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब चीजें उसमें होती है, फार्म मैनेजमेंट के अंडर आती है। बेसिकली अगर एग्रो टूरिज्म की बात करें तो इसमें होता क्या है ये समझ लो। आउटडोर रिक्रिएशन जैसे कि ट्रेकिंग है, फिशिंग है, हंटिंग है, वाइल्ड लाइफ स्टडी है, या फिर हॉर्स बैक राइडिंग है। मतलब छुट्टियों में जाना है किसी रूरल एरिया में, जाओ मस्त वहाँ पे ट्रेक वगैरह करो, वहाँ पे मतलब अच्छा सा स्पॉट होगा जहाँ पे आप ट्रेक कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, बैठे बैठे हंटिंग कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ का स्टडी करने के लिए आप जा सकते हो, हॉर्स बैक, ये चीजें हैं। साथ में एजुकेशनल एक्सपीरियंस अगर लेना है तो फार्मिंग एक्सपीरियंस, मतलब राइस कैसे प्लांटेशन किया जाता है, कुकिंग वगैरह कैसे किया जाता है, चुल्हावरची मिसळ फेमस झाला है आजकाल,
तर चुल्यावरचा स्वयंपाक कसा केला जाईल, कसं करतात ते पण त्याच्यात येईल. साथ में हुरडा पार्टी जैसे एंटरटेनमेंट की भी चीजें की जाती है. हुरडा पार्टी महाराष्ट्र में फेमस है. अहमदनगर, औरंगाबाद वो साइड में बहुत चलता है हुरडा पार्टी. तो हुरडा पार्टी में मतलब खाना तो होता ही है, साथ में स्पोर्ट्स है, खेलना है, एंजॉयमेंट है. हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी में भाई फार्म पे स्टे वगैरह भी है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि खेती में सोना है, उसके लिए स्टे की फैसिलिटी वगैरह भी है. साथ में कोई गाइड वगैरह भी रहेगा समझाने के लिए. ऑन फार्म डायरेक्ट सेल, और डायरेक्ट फार्म पे ही सेल, मतलब जहां पे प्रोड्यूस हुआ वही से प्रोडक्ट भी आपको ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलते हैं. आजकल होता है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले लो, ओरिजिनल है, कुछ मिक्स नहीं है. रोड साइड पे डायरेक्ट खेती है, खेती के बाजू में स्टॉल डाल दिया, तो ये भी उसमें आ जाएगा, तो हम वो भी चीज़ें खरीद सकते हैं. सो फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए साथ में लेकर मस्त एंजॉयमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको मस्त ओरिजिनल वाली चीज़ें मिलेगी, जिसमें कोई मिक्स नहीं है, फ्रूट्स है, मिल्क है. वो वहाँ पे गाय वगैरह रहेंगी, उनके साथ खेल सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो कि ऐसा ऐसा होता है. आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में बच्चों ने ये भी नहीं देखा हुआ कि गाय क्या होता है, बेल क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, बफेलो क्या होता है. सिर्फ